फिर आप हाथ डालिए कि आपको सच में ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को जो है ट्रीट करना है कि नहीं। अब रही बात, हम अगर डिस्कशन करने का बात करें तो ये स्लाइड घूम फिर के आप देखोगे कि मैं हर जगह यूज करता हूं, और यही ट्यूबरक्लोसिस की हकीकत है। अगर आप ट्यूबरक्लोसिस के पैथोफिजियोलॉजी को भी पढ़ोगे तो आपको खुद पता है कि द ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई, यानी कि जितने भी आपका ये बेसिलाई खास करके जो आपके टीबी कॉज करते हैं, दे आर वेरी रेजिस्टेंस इन नेचर, बहुत ही इम्यूनो प्रोटेक्टिव रहते हैं, कवरिंग करके रखते हैं। दे हैव ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डिफेंस, मतलब उनके पास मैसिलिनस एसिड्स है जो उनको कवर करके रखता है। आपकी इम्यूनिटी से उनका कोई लेना देना, मतलब सबसे बड़ा रीजन ये है कि व्हाई वी आर हैविंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बट वी आर गेटिंग अ वेरी डिफिकल्टी इन ट्रीटिंग द ट्यूबरक्लोसिस, इज कि ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई आर वेरी स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ कि वो ड्रग के रेजिस्टेंस को कम कर सके या वो प्रिवेंटिव कर सके। इसीलिए मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि द आयुर्वेदा हैव अ वेरी पोटेंशियल रोल, स्पेशली इन अ ट्यूबरक्लोसिस में भी। इन फ्यूचर ये कोलैबोरेट कर जाए, कहीं भी हो जाए, बट बहुत ब्राइट फ्यूचर है। जितने भी पेशेंट हमने ट्रीट किए अलॉन्ग विद बोथ थेरेपी, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है, जो जितने भी डेथ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह काफी हद तक कम होते हैं। अब बात है, फिर से वही कॉन्सेप्ट आते हैं कि शोणित फेन प्रभाव, यानी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो भी बेसिलाई है, जो भी फोकाई है, जो भी इन्फिल्ट्रेशन है या कंसोलिडेशन है, या जो भी नेक्रोसिस हो चुका है, या भी जो भी टिश्यू पूरा का पूरा जो है कीजेशन ऑफ, जो हम लोग टिश्यू कहते हैं कि यानी कि वो इतना स्लोली जो पस फॉर्म करता है, टिश्यू को जो नेक्रोस करता है। और रीजन एक ही है, क्योंकि वहां जो ब्लड वेसल्स है वही उसको सबसे पहले वो पूरा का पूरा हैम्पर करता है। तो इम्पोर्टेंट अभी भी वही रहा कि अगर किसी लंग्स रिलेटेड डिजीज को आपको ट्रीट करना है तो आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एक ऐसी मेडिसिन होनी ही चाहिए जो रक्त प्रसादक हो, रक्तगत अग्निवर्धक भी हो, और जिसकी गामित तो बहुत अच्छी हो, यानी उसका पेनिट्रेशन इतना अच्छा हो कि वो जितने भी ट्यूबरक्लोसिस के जो बैरियर्स है, जो उनके प्रोटेक्टर्स है, उनको एकदम भेद के वहां जो है सर्कुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यही जो है सबसे बड़ा फैक्ट है। तो यानी कि संहिताकार पहले से बहुत स्मार्ट है ये चीज में। और बात ऐसा नहीं है कि ये श्लोक है इसलिए डाला हुआ। राजश्मा के संप्राप्ति में आप जहां भी पढ़ोगे, हमेशा उष्णता, रक्त धातु, ये सब चीजें वहां मेंशन होती है। हम इसको खाली दिमाग में रखने के लिए कहा हूं। आगे स्लाइड पे फिर से वो स्लाइड है जो मैंने अस्थमा में यूज किया था। बस यहाँ डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ डिफरेंस ये आ जाता है कि राजश्मा में आपको दो तरह की संप्राप्ति मिलती है। एक तरह की संप्राप्ति कि जहां स्नेह बिल्कुल भी जो है लंग से जा चुका है, वो एक स्नेह ही नहीं है, और वहां वायु प्रकोपित हुआ है, और मे भी इसलिए जो है राजश्मा की सिम्टम्स चालू हो रहा है। और दूसरा जो है कि अवरोधात्मक, यानी कि जहां कफ जो है वो अवरोध करके संप्राप्ति कर रहा है। अभी इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो इसको ही हम लोग बोलते हैं अनुलोमक और प्रतिलोमक संप्राप्ति वाला। यानी कि कंपेयर करते हैं, जैसे हमने बताया कि अवरोधात्मक कहाँ होगा, अवरोधात्मक होगा रस व स्रोतस के अंदर, रस धातु के अंदर, क्योंकि वहीं कफ वृद्धि होगी, वो अवरोध करेगा और उत्तर उत्तर धातु जो है क्षीण होते जाएंगे। और हमेशा आपको याद रखना है कि जैसे ही रस का अवरोध होगा, रक्त के अंदर उष्णता पहले जाती है और मांस के बल का क्षय सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जो संप्राप्ति है वो हमेशा ऐसा देख के किया जाता है ट्रीटमेंट कि कफ का तो हीनता निकाले, मतलब राजश्मा के अंदर कि कफ को तो आपको कम करना ही है, लेकिन ये अस्थमा नहीं है कि कफ को, ग्रथित कफ को पिघलाते जाओ और एकदम उष्ण तीक्ष्ण ड्रग कर यूज करो, नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये अवरोध के साथ साथ है, अग्निमांद के साथ साथ जो है वो है मांस के बल का क्षय। राजश्मा संप्राप्ति के अंदर मांस धातु को इंपॉर्टेंस आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां जो है धातु काफी क्षय है। और एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो लंग्स का, तो लंग्स के अंदर जितना रस का इंपॉर्टेंट है अवरोधात्मक, जितना रक्त का है अग्निक्षय, उतना इंपॉर्टेंट है कि मांस के बल का होना। क्योंकि मांस अगर अबलत तो है, उसके अंदर स्नेह हानि है, तो वो कभी भी आपका लंग्स जो है किसी भी ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस से नहीं फाइट कर पाएगा इनडायरेक्टली। कि मांस धातु के अग्नि को बनाना या मांस धातु के सार का बनाना, यही आपके ट्यूबरक्लोसिस की अल्टीमेटली ट्रीटमेंट होती है। यानी कि उसको बल देते रहो जब तक ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हुआ है। तो एक संहिता, मतलब एक संप्राप्ति की जहां
अवरोधात्मक संप्राप्ति है जो है रस धातु की अवरोध ज्यादा हो रहा है और फिर वायु प्रकोप हो रहा है। और दूसरी तरफ से शुक्र धातु का क्षय, यानी कि इनडायरेक्टली मैंने उसे बोल दिया है कि ओज का क्षय, स्नेह का क्षय, ये जब क्षय होता है तो डायरेक्टली संप्राप्ति बनती है। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये पेशेंट को देख के आपको गेस करना पड़ता है कि ये पेशेंट किसका है। अब इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्म पे अगर मैं बता दूं तो मैं प्रैक्टिकली ऐसा करता हूं कि मेरा ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट अगर ओबीस है, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह ज्यादा है, या उसको अग्निमंद सिम्टम ज्यादा है, मेरी चिकित्सा ज्यादा करके रस अवरोध द्वारा होती। अगर पेशेंट लीन है, एकदम वेट लॉस वाला है, सीवियर वेट लॉस वाला है, काफी 6-7 किलो वेट लॉस किया है, पूरा बॉडी जो है एकदम येलो, मतलब पूरा का पूरा ब्लूइश जैसा हो गया, एकदम शामता दिख रही है, दीनता दिख रही है, स्नेह रहित दिख रही है, रुक्ष दिख रही है, ऐसे में जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा शुक्र शय से स्टार्ट होता है। तो इसलिए राजेश माँ की ट्रीटमेंट करते समय ये दो डिफरेंस हमेशा एकदम बड़े रहेंगे। और आप देखोगे कि थ्रू आउट द ट्रीटमेंट ये दो डिफरेंस संहिताकारों ने भी अपने इधर बना के रखी है। कोई कोई ऐसे कल्प है जो दोनों पे काम करते हैं, भले वो रस का हो या शुक्र का। और ये डिफरेंस मैं क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रस के अंदर जहां आपको अवरोध कम करना है और स्नेह देना है, वहीं शुक्र के अंदर आपको भर भर के खाली स्नेह देना है। क्योंकि शुक्र जो मतलब धातु है, ये हमेशा आप और पृथ्वी, ज्यादा करके पृथ्वी महाभूत है, तो इसकी कमी होने के कारण, स्नेह होने के कारण जो है वायु प्रकोप होता है। अब आप पूछोगे कि कैसे, तो पहला जो हेतु है राजेश माँ का, जो हम 4 हेतु पढ़ते हैं, वो 4 में से 3 हेतु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकली है कि संधारणात्। संधारणात् यानी कि वो लोग जो हमेशा अपने मल मूत्र के वेग को रोक के रखते। अभी देखा जाए तो जो टेक्निकली प्रॉब्लम में है, यानी कि कोई बैठ जाता है, जैसे फॉर